गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ने यूनिट फर्स्ट जो आपकी थी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसकी बात की थी। इसके अंदर अपन ने जो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा जो आपका कर्व एरो नोटेशन है इसके बारे में भी पढ़ लिया था, और आपकी जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीशीज थी वो चल रही थी। उसके अंदर अपन सबसे फर्स्ट जो आपका पहला पॉइंट अपन ने लिया था वो था कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर अपन ने जनरल कैरेक्टर कार्बन मुक्त मूलक के पढ़ लिए थे। अब आगे आपका पॉइंट है, आपका टॉपिक है कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी की अपन व्याख्या करेंगे कि उनके अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको अपन समझेंगे कि कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल आपका मोर स्टेबल होता है और क्यों होता है। क्लियर? तो आज का आपका टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। तो देखिए मुक्त मूलकों का स्थायित्व इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपके मुक्त मूलक हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। प्राथमिक मुक्त मूलक क्या है आपका? यदि आपके मुक्त मूलक वाले कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये तो आपका मुक्त मूलक हो गया, इससे यदि एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे अपन प्राथमिक कार्बन या प्राथमिक कार्बन फ्री रेडिकल या प्राथमिक मुक्त मूलक। तो ये तो क्या हो गया आपका प्राथमिक मुक्त मूलक, जिसको प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल भी कहते हैं। प्राथमिक मुक्त मूलक, ठीक है, जिसको 1 डिग्री भी कह सकते हैं अपन। इससे जुड़ा हुआ कार्बन 1 है तो 1 डिग्री मुक्त मूलक भी कह सकते हैं इसको। ऐसे ही आपका 2 डिग्री हो जाएगा यदि 2 एल्काइल ग्रुप या 2 मिथाइल ग्रुप मुक्त मूलक से जुड़े हुए हों तो उसको अपन कहते हैं द्वितीयक मुक्त मूलक या 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री या द्वितीयक मुक्त मूलक। क्लियर है? ऐसे आपका तृतीयक मुक्त मूलक हो जाएगा यदि एल्काइल ग्रुप की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे अपन? 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल या तृतीयक मुक्त मूलक। उसकी संरचना कैसी होगी देख लीजिए, उसकी शेप ये है। तो ये है आपका 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री। प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। तो ये मुक्त मूलक का आपका क्लासिफाइड किया गया है। अब अपन क्या करेंगे, इनके अंदर स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, तो देखो मुक्त मूलकों का स्थायित्व है कि अपने को व्याख्या करनी है या स्थायित्व को बताना है तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन द्वारा मुक्त मूलकों के स्थायित्व की इजीली व्याख्या कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था 3 डिग्री आपका था, तृतीयक मुक्त मूलक था, द्वितीय मुक्त मूलक था और प्राथमिक मुक्त मूलक था। इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इसको समझने के लिए अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन समझना जरूरी है। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप इजीली समझ सकते हो कि कौन सा मुक्त मूलक आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इसके अलावा इसकी जो शेप है उससे भी अपन पता कर सकते हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जनरली होता क्या है, जैसे मान लो कोई आपका एक फ्री रेडिकल है CH2, ये फ्री रेडिकल है। अपन को इसका
स्थायित्व की व्याख्या करने के कैसे स्टेबल है। तो देखिए आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। ये तो अपने को पता है क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है। ठीक है, मैं इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताता हूँ, एक बार देखना। ये आपका कार्बन, ये कार्बन, जैसे दूसरा कंपाउंड आपका ये ले लो, CH3 मुक्त मूलक है। तो देखो या क्या हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो ये H है, ये भी आपके H है, ये भी आपका H है। क्लियर। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित था वो आपका इलेक्ट्रॉन्स ये रहा। क्लियर। अब देखिए ये इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड है। तो ये क्या करेगा, इससे पार्शियली अतिव्यापन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इसके p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी और ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास तो कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं, मिथाइल रेडिकल के पास। तो ऐसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से अपन इसकी स्टेबिलिटी की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा अपन कैसे समझ सकते हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, वो चीज उस चीज को मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, अभी देखना। लेकिन जनरली जो हाइड्रोजन आपके इस कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं p ऑर्बिटल्स के, इसके जो दूसरा p ऑर्बिटल है आपके कार्बन मुक्त मूलक वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है, अतिव्यापन हो जाता है। इससे ये मुक्त मूलक क्या हो जाता है, आपका स्टेबल हो जाता है। चलो इस चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं, अतिसंयुग्मन द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होगा, तो इस अतिव्यापन को क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा p रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, सिग्मा p रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, अतिव्यापन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इससे ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये साझा कर लेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अब दूसरा तरीका है इसकी स्टेबिलिटी को समझने का, वो देखिए, वो ज्यादा एडवांस है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको उसके अंदर, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन के अंदर। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, मान लो पहले अपन जो आपके तीनों प्रकार की मुक्त मूलक थे, तीनों प्रकार के, कौन सा, तृतीयक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और प्राथमिक मुक्त मूलक, उनको मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए यह आपका तृतीयक मुक्त मूलक था, यह आपका द्वितीयक मुक्त मूलक था और यह आपका प्राथमिक मुक्त मूलक था, यानी ये 1 डिग्री था और इसकी कोई डिग्री नहीं है भाई, जिसके पास कोई एल्काइल ग्रुप उपस्थित नहीं है। क्लियर। अब इसकी स्टेबिलिटी की, इन तीनों की स्टेबिलिटी की अपने को व्याख्या करनी है, तो देखो अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन आना जरूरी है, अतिसंयुग्मन आना जरूरी है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन। तो देखिए अतिसंयुग्मन क्या होता है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर अपन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड के रूप में काम में लेंगे। कैसे कराएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो देखिए सबसे पहले मैं
इसको ले लेता हूँ। देखो ये आपका कार्बन, इसके पास में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये आपका CH मुक्त मूलक, सॉरी 2 आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, मुक्त मूलक हो गया। ये कौन सा है? प्राथमिक मुक्त मूलक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन करवाते कैसे हैं ये आपको आना चाहिए। तो देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना लेके बाहर निकल जाए, तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड और CH, क्लियर। इस फ्री रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया और आपका क्या बन गया? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये दोनों हाइड्रोजन बचे हुए हैं और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बाहर निकल गया। आई पास मैंने ये हाइड्रोजन निकाला है, तो एक अनुनादी संरचना बन रही है इसकी। ऐसे मान लो इस हाइड्रोजन के मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूं? इधर शिफ्ट करूं इस बॉन्ड की तरफ। मान लो ये हाइड्रोजन इधर, ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, कहां पे हो रहा है? इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये बॉन्ड बनाएगा। तो अब की बार कौन से के बीच में बॉन्ड बनेगा? वो आपका CH हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये आपका फ्री रेडिकल्स के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में बाहर निकल रहा है, तो ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में बच गया। ऐसे क्या कर सकता हूं मैं? यहां से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको भी मैं इधर शिफ्ट करवा सकता हूं और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो क्या बना? अब कौन से बच गए आपके 2 हाइड्रोजन? एक ऊपर वाला हाइड्रोजन बच गया, एक साइड वाला बच गया, और नीचे वाला क्या हो गया? मुक्त मूलक के रूप में निकल गया। आई पास। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है, ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया। तो जो इस प्रकार का अनुनाद सा दिख रहा है अपने को, एक रेजोनेंस सा हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, उसको रेजोनेंस नहीं बोल सकते अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है बिना बॉन्ड के द्वारा। आपका बॉन्ड शिफ्ट थोड़ी हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी बिना बॉन्ड के द्वारा आपका रेजोनेंस हो रहा है। आई बात समझ में? तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, आपका कार्बन मुक्त मूलक उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर? तो इधर इलेक्ट्रॉन्स आया, इधर इलेक्ट्रॉन्स आया, दोनों ने बॉन्ड बना लिया और आपका कंपाउंड क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यानी इस कार्बन के पास जो पहले इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, वो कमी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ने पूरी कर ली और दोनों ने बॉन्ड बना लिया। तो रेजोनेंस तो नहीं हो रहा यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में अपन क्या करते हैं? बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं। बॉन्ड आपका एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे शिफ्टिंग किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन कह सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? तो देखो कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी? 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। क्लियर है? ऐसा इसमें चेक कर लो। इसका कार्बन क्या है? ये तो आपका मुक्त मूलक है। इसके पास वाला कार्बन क्या है आपका? अल्फा कार्बन। क्या है? अल्फा कार्बन है। यहां लिख रहा हूं अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास उपस्थित क्या होंगे? हाइड्रोजन है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन?
अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा अपन ने क्या करवा दिया, इसमें रेजोनेंस करवाया, बट जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कार्बन के ही कर रहे हैं। हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 1 2 3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा जितनी ज्यादा आपको अनुनादी संरचनाएं मिलेगी वह मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर? तो देखो अब अपन यहां से क्या कह सकते हैं, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी आपकी? 3 बनी। तो क्या कह सकते हैं अपन कह सकते हैं कि जिसके पास, इससे क्या मीन्स निकल के आ रहा है कि जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन की उतनी ही ज्यादा क्या होगी? नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, और जिसके जितनी ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसके पास कितना है अल्फा हाइड्रोजन? 0, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? ये आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन कितने? उस अल्फा कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन क्या होंगे आपके? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। आगे यहां जो, ठीक है, तो देखो यहां पे क्या, ये कार्बन, इस कार्बन का ये भी अल्फा कार्बन, ये मुक्त मूलक है, सॉरी आपका, इस मुक्त मूलक के पास वाला कार्बन आपका अल्फा, तो ये भी सी के पास में है तो ये भी अल्फा होगा। तो अल्फा कार्बन कितने हैं आपके? 2 अल्फा कार्बन है। कितने हैं? 2 अल्फा कार्बन है। यहाँ पे कितना था? 1 ही था। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे आपके? अल्फा हाइड्रोजन कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो आपके हाइड्रोजन 3 और 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितनी बनेगी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितनी बनेगी? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी आपकी? 3 बनेगी, जो अभी मैंने बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? यहाँ पे बनेगी आपकी टोटल 6। तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी आपकी? 6। क्यों? क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास देख लो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सॉरी, इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं? ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल, ये क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है आप, सॉरी पहले तो कार्बन देखो आप कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन है। अब 3 अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होंगे आपके? किलो 3 3 6 और 3 9, तो 9 आपके होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी आपकी? 9 बनेगी, 9 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो 9 अनुनादी संरचनाएं बनेगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब आप ऑर्डर निकालो स्टेबिलिटी का आराम से इजीली। तो सबसे कम स्टेबल ये, सबसे फिर इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला, इससे ज्यादा ये वाला, और सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला। ये हो गया किसके अंदर स्टेबिलिटी? कार्बन मुक्त मूलकों के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने समझा दिया है। आप ऐसी अनुनादी संरचनाएं सबकी बना सकते हो और आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आप बनाते रहना, जिसके अंदर नो अल्फा हाइड्रोजन है तो नो आपकी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। आप घर पर कॉपी पेन लेके इनकी अनुनादी संरचनाएं बनाते रहना, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा एक अपन इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। वैसे
किसके लिए? इसके लिए। इंडक्टिव इफेक्ट से ऐसे कर सकते हैं, जैसे प्लस आई इफेक्ट के द्वारा आप कैसे करेंगे, जैसे प्लस आई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का देना, यानी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करे, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करने वाले ग्रुप आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो मान लो जो आपका मिथाइल ग्रुप है, इसी के अंदर बता रहा हूँ, पहले आप इसको उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा आप मुक्त मूलकों का इजीली क्या कर सकते हो? इजीली स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो, चाहे कोई सा मुक्त मूलक हो। एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर बहुत से पूछते हैं, बहुत से एग्जाम्स में ट्यूशन बनते हैं, ट्यूशन दे देता है फ्री रेडिकल्स का और पूछ लेता है कि इसकी कितनी नो बॉन्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी, या कौन सा कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मुक्त मूलक आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको इजीली पता चल जाएगा। क्या आना चाहिए आपको? हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिशय युग्मन आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो एक चीज और बात कर रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट से भी अपन थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं इसको, इसका इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा भी अपन जनरली इसकी स्टेबिलिटी की व्याख्या कर सकते हैं। बट आपको मेनली जो स्टेबिलिटी देखनी है किसके अंदर? कार्बन फ्री रेडिकल्स के अंदर, तो वो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से ही पता चलेगी। तो ये ऑर्डर आपका सबसे बेस्ट है इसकी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अब एक और बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अब बात करते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे लागू करें अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को देखने के लिए, ठीक है। तो वैसे यूज आपको हाइपर कॉन्जुगेशन ही करना है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन फिर भी अपन इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देख लेते हैं। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? कार्बोकेटाइन की कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, यानी जितने ज्यादा ग्रुप प्लस आई वाले जुड़े हुए होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देखना कार्बन जो मिथाइल प्लस आई का मतलब क्या है? पहले तो ये देखिए प्लस आई का मतलब क्या होता है। देखो प्लस आई का मतलब है कि कोई भी आपका परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो देखो प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का देना, तो यहाँ पे इसका प्लस आई लग रहा है, इस मिथाइल का भी प्लस आई लग रहा है और इस मिथाइल का भी प्लस आई लग रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। किधर दे रहे हैं? इस कार्बन को दे रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लस आई कितने? 3 प्लस आई लग रहा है, 3 मिथाइल समूह के द्वारा। यहाँ पे कितना प्लस आई लग रहा है? इसका प्लस आई लग रहा है, इसका भी क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। तो 2 प्लस आई लग रहे हैं। यहाँ पे 1 प्लस आई लग रहा है, एक ही मिथाइल का लग रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा, 0 है। क्लियर? तो प्लस आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का देना। अब कार्बन फ्री रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है? मिथाइल ग्रुप इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे वह उतनी ही संख्या में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, यहाँ पे 3 दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स 3 कंपाउंड से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा वह उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही ज्यादा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, यानी जिसका जितना ज्यादा प्लस आई वह उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। ये तो हो गई प्लस आई की बात। बट जनरली आपको फ्री रेडिकल्स के अंदर स्टेबिलिटी देखनी है, वो आप किससे देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है। अतिशय युग्मन द्वारा आप इसकी स्टेबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अब देखिए आगे बात करते हैं। ये तो नॉर्मली आपके नॉर्मल कंपाउंड जो एल्काइल फ्री रेडिकल थे उनकी स्टेबिलिटी की बात की।
अब मान लो जैसे रेजोनेंस आ जाए, जब भी रेजोनेंस आ जाए तो देखो रेजोनेंस वाले, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन था, रेजोनेंस वाले कंपाउंड्स में आपकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होती है। क्लियर? और आपको इंडक्टिव इफेक्ट से तो ज़्यादा देख ही लिया होगा। देखो एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी आपकी स्टेबिलिटी की बात आए तो सबसे पहले एल्काइल कंपाउंड्स या कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल्स, इनके अंदर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आप सबसे पहले रेजोनेंस को प्राथमिकता दोगे कि जिस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के अंदर सबसे पहले तो आपको देखना है रेजोनेंस। यदि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है तो वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आई बात समझ में? यदि किसमें रेजोनेंस हो रहा है, चाहे रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यदि दूसरे कंपाउंड में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कम स्टेबल है कंपेयर देन रेजोनेंस वाले में। यदि मान लो आपका ए, बी और सी तीन कंपाउंड है, इसके अंदर तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इसके अंदर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और इसके अंदर आपका रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका कंपाउंड होगा रेजोनेंस वाला। ठीक है, फिर आपको देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिर लास्ट में देखना है आपको इंडक्टिव इफेक्ट। जिसे प्लस आई माइनस आई देखेंगे उसमें। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, यानी किसी भी कंपाउंड में ये तीनों चीजें आप आइडेंटिफिकेशन करोगे अलग अलग। यदि मॉलिक्यूल दे रखा है, यदि मान लो आपके रेजोनेंस भी आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है, तो जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबल होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेबल होगा और फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो कार्बन फ्री रेडिकल्स की तो बात कर ली, इसके अलावा आपकी एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल आ जाए, जैसे एलाइलिक कार्बन आ जाए, सॉरी एलाइलिक मुक्त मूलक आ जाए या बेंजाइलिक मुक्त मूलक आ जाए, तो उनकी स्टेबिलिटी जो आपके एल्काइलिक मुक्त मूलक हैं, यानी आपके 3 डिग्री मुक्त मूलक थे, तृतीयक मुक्त मूलक और द्वितीयक मुक्त मूलक थे, उनसे भी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। किनकी? एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल की और बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या आता है, अनुनाद आता है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले इतना क्या हो रहा था, यहां पे था आपका CH3 मुक्त मूलक, इससे ज्यादा स्टेबल क्या था आपका CH3 के साथ CH2 मुक्त मूलक, फिर था आपका दिख रहा है, फिर था आपका CH3 का होल ट्वाइस द्वितीयक मुक्त मूलक, यानी आपका क्या था CH3 रेडिकल, फिर इसके बाद में आपका स्टेबल था CH3 का होल ट्राइस आपका C मुक्त मूलक कार्बन फ्री रेडिकल, ये तृतीय कार्बन फ्री रेडिकल है। अब बात करते हैं इसके और इससे आगे कौन सा कंपाउंड आएगा, तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो, जिनमें अनुनाद आता हो, रेजोनेंस हो रहा हो, वह कंपाउंड आपके ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर? तो देखो जैसे बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल, यह है आपका एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक मुक्त मूलक। तो एलाइलिक मुक्त मूलक में क्या होगा, यहां पे देखो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है,
क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे मुक्त मूलक के अंदर अपन क्या करते हैं, हाफ एंडेड एरो से अपन इस बॉन्ड को अपन रेजोनेंस कैसे करवाएंगे। मान लो आपके इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस। देखिए तो देखिए यहाँ पे अनुनाद करवा रहे हैं अपन, रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको क्या होगा, ये बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन CH में शिफ्ट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बनेगा, CH2 मुक्त मूलक आपका सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH2। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो CH2 मुक्त मूलक बन गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस वाले कंपाउंड अपने क्या बोला है, ज्यादा स्टेबल होते हैं और जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। तो देखो आगे कौन सा कंपाउंड आ जाएगा आपकी स्टेबिलिटी में, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 मुक्त मूलक, यानी इन चारों से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, ये वाला, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक मुक्त मूलक। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, अब एलाइलिक मुक्त मूलक से भी ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक मुक्त मूलक। क्या होगा आपका, बेंजाइलिक मुक्त मूलक। अब बेंजाइलिक मुक्त मूलक क्या होता है देखिए, क्लियर है, हो गया क्लियर। आगे देखो, उतार लिया। आगे देखो बेंजाइलिक मुक्त मूलक क्या है, या बेंजीन मुक्त मूलक भी बोलते हैं, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल क्या होता है। तो देखो अगर बेंजीन के पास CH2 फ्री रेडिकल उपस्थित हो तो उसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। क्लियर, क्या होगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। तो देखो बेंजाइलिक मुक्त मूलक के अंदर अपन अनुनाद करवा के बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन के पास ये CH2 आपका उपस्थित है, बेंजाइल के पास ये CH2 उपस्थित है, ये आपकी बेंजीन होगी। क्लियर, और ये हो गया आपका मुक्त मूलक। ठीक है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले इसकी अनुनादी संरचनाओं की बात करते हैं। देखो बेंजाइलिक कंपाउंड्स है जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो एलाइलिक कंपाउंड था उसमें तो अनुनादी संरचना अपनी एक बन रही थी, लेकिन जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स है उसके अंदर आपकी अनुनादी संरचनाएं क्या होगी, ज्यादा बनेगी। देख लीजिए कैसे बनेगी। देखो ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करवाया, इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करवाया, यानी साजिद आपका इलेक्ट्रॉन्स था उनको दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पास वाले दोनों कार्बन एटम्स में मैंने क्या कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिया। जैसे शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक बनेगा। यहाँ पे ये मुक्त मूलक ये मुक्त मूलक क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड CH। क्लियर, डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आया था तो वो कार्बन पे क्या आ गया, मुक्त मूलक। क्लियर, तो पहली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपकी ये बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉन्स को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
हाफ हैंडेड एरो से, मैंने पहले पढ़ा चुका आपको, पहले पढ़ा दिया है मैंने कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जब भी एक इलेक्ट्रॉन आता है उसको आधे तीर से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, आधे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया, तो क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पे CH2, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, वो बॉन्ड ये रहा। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका फ्री रेडिकल बनेगा, ये आपका बॉन्ड था वो H2 से। आगे देखिए आगे क्या होगा, फिर से इस बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने बंद बना दिया, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। फ्री रेडिकल कहाँ पे आएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, क्या बनेगा देख लीजिए, यहाँ पे मुक्त मूलक, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे CH2। क्लियर, आगे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड था, ये आपका बॉन्ड था, इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड्स का फ्यूजन होगा, बॉन्ड टूटेगा आपका। देखो जो भी बॉन्ड टूट रहा है समान संबंधन में टूट रहा है, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और फ्री रेडिकल का निर्माण कहाँ कैसे होता है, समान संगठन के द्वारा ही होता है, ये अपन ने पढ़ा है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर शिफ्ट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने क्या कर दिया, बंद बना दिया। भाई ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यानी ये तो यहीं पे है, ये आपका यही है, कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन तो आपका यही रहेगा, लेकिन ये आपस में क्या कर लेगा, बंद बना लेगा। तो क्या बन जाएगा आपका, बनेगा ये बॉन्ड बन जाएंगे और ये आपका CH2 मुक्त मूलक। आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तब तक करवानी है जब तक आपको पहले वाली संरचना ना मिल जाए। देखिए अपन यहाँ से स्टार्ट हुए थे, CH के ऊपर क्या था, मुक्त मूलक था, और यहाँ पे देखो CH के ऊपर क्या है, मुक्त मूलक है। तो तब तक अनुनादी संरचना अपने को बनानी है जब तक पहले वाली संरचना ना बन जाए। तो टोटल अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी आपकी, 1 2 3 और 4, तो 4 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। पहली वाली और लास्ट वाली तो सेम है, काउंटिंग एक में ही होगी। तो 4 अनुनादी संरचनाएं बन रही है किसकी, बेंजाइलिक मुक्त मूलक की। तो एलाइलिक मुक्त मूलक से ज्यादा स्टेबल क्या होगा आपका, बेंजाइलिक मुक्त मूलक। क्लियर है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इससे ज्यादा स्टेबल आपका क्या होगा, C6H5CH2 मुक्त मूलक। आई बात समझ में, क्लियर। अब देखो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर चल रहा है किसका, कार्बन फ्री रेडिकल्स का, कार्बन मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन देख रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इस मुक्त मूलक के पास तो क्या है, एक ही बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका जो ये मुक्त मूलक रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहा था, यानी डीलोकेलाइजेशन का मतलब है विस्थानीकृत, यानी एक पोजीशन अपनी चेंज कर रहा था। तो 4 जगह इसने पोजीशन चेंज की, किसने, मुक्त मूलक ने। तो मान लो अगर बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ रही है तो अनुनादी संरचनाएं कितनी बनेगी, मान लो एक बेंजीन रिंग और जुड़ रही है कहाँ पे, इस मुक्त मूलक के पास में, तो 4 अनुनादी संरचनाएं और बढ़ेगी। अगर 2 बेंजीन रिंग जुड़ रही है तो 4 अनुनादी संरचनाएं और बढ़ेगी। तो देखना क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी यहाँ तक क्लियर है, ये ऑर्डर हो गया। इसके बाद में जो आपका स्टेबल कंपाउंड होगा इससे ज्यादा, वो होगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये अनुनादी संरचनाएं आपकी क्लियर है। तो देखिए इससे ज्यादा स्टेबल होगा आपका C6H5 का होल ट्वाइस CH3 रेडिकल, और इससे ज्यादा स्टेबल होगा आपका C6H5 का होल ट्राई कार्बन फ्री रेडिकल। तो बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, यानी जो बेंजाइलिक आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ेगी तो आपकी जो अनुनादिक संरचनाएं हैं वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे टोटल 12 अनुनादिक संरचनाएं बनेगी, यहाँ पे 8 अनुनादिक संरचनाएं बनेगी, यहाँ पे आपकी 4 अनुनादिक संरचनाएं बनेगी। 4 मैंने बनाकर बता दी है। तो आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी,
तृतीयक बेंजाइल आपका 3 बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन फ्री रेडिकल्स है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल गया होगा। मैं पहले वाली स्ट्रक्चर को वापस से बना देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। ये लो, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको। क्या था यहाँ पे, मूलक था, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, ये यहाँ पे अपन ने अनुवाद करवाया था, ये था, ठीक है। ये लो, फिर इसने बॉन्ड बना लिया था, ये हो गया। तो ये आपका स्टेबिलिटी का बॉर्डर आपको पता चल गया होगा, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा वो जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा है, यानी आपकी जो बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ रही है तो बेंजीन मुक्त मूलक का स्थायित्व भी बढ़ रहा है। आई बात समझ में, क्योंकि बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ने पर आपकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं हैं, उनका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। तो जिस बेंजाइलिक, ये क्या है आपका बेंजाइलिक मुक्त मूलक की तो है, तो बेंजील वलय की संख्या बढ़ रही है तो उसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या भी बढ़ेगी। अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने से होता क्या है कि जो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री रेडिकल्स है वो अधिक रिंग में क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। और जैसे जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होगी वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल गया और अच्छे से क्लियर करवा दिया है मैंने, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिखा दिया है और इसके अलावा स्टेबिलिटी कैसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो इसके अंदर फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल्स के अंदर, वो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो ये आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया क्लियर, यहाँ पे मूलक मेंशन कर लेना, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्पीशीज जो है वो है कार्बोकेटाइन। तो अपन अगली क्लास में कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोकेटाइन्स के अंदर भी अपन वो ही पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके नेचर की बात करेंगे, कार्बोकेटाइन होता क्या है, उसकी शेप कैसी होती है, और फिर उसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन से कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।